ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, वैसे ये टीचिंग लेवल से पहले है सिलेबस में देखा जाए, पर इसको मैंने किसी एक कारण की वजह से इसको ऐसे रखा। हमारा जो एंटेड का सिलेबस है उसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मोस्टली बुक्स ने क्या किया है, ये तीन चार जो चार लाइन यहाँ दिख रही है इनमें ही खत्म कर दिया ऑब्जेक्टिव्स, है ना। और बाकी जो आगे ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हैं सामान्य ऑब्जेक्टिव, बोलते हैं सामान्य विशेष करके, ये सामान्य है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, टीचिंग के जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखो इसमें क्या रहेगा, नॉलेज डिसेमिनेशन। तो ऑब्वियसली टीचिंग क्या करेगी कि जो ज्ञान का प्रचार करना, प्रसार करना, सबको नॉलेज मिले, ज्ञान मिले, तो नॉलेज सबको बांटना, पहला पॉइंट तो हो गया, है ना। टू शेयर इसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड प्रमोट अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर अमंग लर्नर्स, तो ये हो गया, ये सबको थॉरो अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना, पहला तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। स्किल डेवलपमेंट, अब ये नहीं है कि हमने एजुकेट कर दिया सबको, अब एजुकेट करने का मतलब ये नहीं कि अपना नाम लिख पा रहे हैं, साइन कर पा रहे हैं, पैसे गिन पा रहे हैं तो वो जी एजुकेट हो गए, नहीं, एक स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। अब घर बैठे इंसान को एनाटॉमी भी आती हो, स्कल के बारे में सब पता हो, हार्ट का सब पता हो, पर वो कर नहीं रहा अप्लाई, उसके बारे में कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो वो जीरो है, क्योंकि स्किल तो है ही नहीं, है ना। अब वो स्किल प्रैक्टिकली करने की बात नहीं है, अब मैं बोल रहा हूँ एनाटॉमी सबको आती है, टीचिंग कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, किसी और ब्रांच में चले गए, क्राइम ब्रांच में चले गए हैं, वहां पे आप कर रहे हैं, लैब में काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप पता लगा रहे हैं ना चीजों का कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो मतलब जो चीज आपने पढ़ी है, या तो उसके बेस पे आप कुछ काम कर रहे हैं, या फिर आपने उससे हटके भी कुछ स्किल सीख रखा है, वो चीज होती है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, नॉलेज के देने के साथ साथ उनमें एक स्किल भी डेवलप हो, तो स्किल डेवलपमेंट हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। तो प्रैक्टिकल कैपेबिलिटीज एंड शार्पन देयर इंटेलेक्चुअल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बौद्धिक के साथ साथ जो उसकी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है उसको भी सॉल्व कर पाए। अब ये नहीं कि 12 साल का बच्चा हो गया है उसमें, या फिर 12वीं में पहुंच चुका है, +2 हो गई है, अभी भी किताबी कीड़ा बना है, बाकी छोटी मोटी चीजों में वो पापा को बोल रहा है, पापा यार इसने मेरे को गाली दे दी, इसने मेरे को थप्पड़ मार दिया, उन चीजों को तो खुद टैकल करेगा ना वो। तो वही चीज है कि स्किल, स्किल वो भी स्किल है, फाइटिंग भी स्किल है ना। तो प्रैक्टिकल कैपेबिलिटीज के साथ साथ मतलब उसको वो देनी है, स्ट्रेंथ करनी है उसकी, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमता के साथ साथ उसको फिजिकली भी ट्रेन करना है। आगे देखो वैल्यू फॉर्मेशन, जब वो अच्छी शिक्षा लेगा तो उसके अंदर अच्छी वैल्यूज भी आएंगी कि ये सही है ये गलत है, वो सारी चीजें पता होंगी उसको, उसके कुछ अपने धार्मिक बिलीफ भी रहेंगे, कुछ उसके अपने एथिकल बिलीफ भी बनेंगे, कुछ उसके रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी होगा कि हाँ जी कि ये मेरा स्कूल है, ये मेरा घर है, ये हमारी सड़क है, इसमें हमने कूड़ा नहीं फेंकना, या फिर ये हमारे ही लोग हैं, है ना, इनके साथ, या बूढ़े लोग हैं इनके साथ बदतमीजी नहीं करनी, है ना, या फिर सामने पता है कि मतलब इसके साथ कुछ बुरा हुआ है सामने वाले इंसान के साथ, या आपको गुस्से में कुछ बोल रहा है तो इतना समझ आ जाती है कि नहीं कि गुस्से में है, इसके साथ बुरा हुआ है तभी ये बोल रहा है, छोड़ो, अवॉइड करो, जाओ, नहीं तो गधों की तरह देसिंग मारने चले गए, लड़ने चले गए। तो ये सारी वैल्यूज होती हैं कि आपने क्या सीखा, कि आप प्रेशर को कैसे झेल पा रहे हैं, सारे एटीट्यूड, आपका एथिकल बिलीव्स, आपके रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, सारा वैल्यू फॉर्मेशन कहाँ से होगा, टीचिंग से होगा। तो इन तीन चीजों से क्या लगा आपको कि एक तो ज्ञान हो गया, स्किल डेवलप हो गया, वैल्यूज बन गई अपने अंदर, है ना, अपना बिहेवियर अच्छा हो गया, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, अपने अच्छा इंसान बन गया। तीन चीजें जब बन गई तो क्या बना, होलिस्टिक ग्रोथ, सर्वांगीण विकास हमने करना था हर एक पहलू उसका। अगर वैल्यूज आ गई तो इमोशनली ठीक हो गया वो, स्किल डेवलप हो गया तो वही है ना, स्किल भी हो गया, उसका हैंड ठीक हो गया, नॉलेज हो गया तो मतलब उसका हेड ठीक हो गया। तो जो गांधी जी ने 3 H बोले हैं, हेड, हैंड एंड हार्ट, वही चीज हुई ना यहाँ पे, नॉलेज दिमाग से, स्किल हाथ से, और इमोशन और वैल्यूज हार्ट से। तो 3H कंप्लीट हो गए, ऑब्जेक्टिव अब ऐसे याद रखने हैं, अब भूलना नहीं इनको। और इन तीन चीजों से, 3H से हॉलिस्टिक ग्रोथ हो गई आपकी, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो गई, है ना, फिजिकल भी, इमोशनल भी, और सोशल वेल और मेंटल वेलनेस। तो ये फिजिकली तो पता ही है, हैंड से फिजिकली, इमोशनली हार्ट से, सोशली और मेंटल वेलबींग वो जो रहा आपका वो सारा माइंड और सोशल वाला कंपोनेंट जो है आपका हार्ट के साथ भी और साथ में हेड के साथ भी, माइंड के साथ भी।
तो होलिस्टिक ग्रोथ हो गई यहाँ पे। की पॉइंट क्या है यहाँ पे? ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन द स्टूडेंट्स एटीट्यूड, ये आपका इमोशनल पॉइंट हो गया। शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, तो बिहेवियर कंडक्ट कैसा है वो शेप करना है, तो ये हमारी कैसी कर रहे हैं उसको हम, जो इमोशनल है, जो हार्ट है, उसके ऊपर से की पॉइंट आ गए। एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज, तो नॉलेज को ग्रहण करवाना या करना, वही हो गया नॉलेज। तो जो बना ना डिसेमिनेशन ऑफ द नॉलेज वो था, वही चीज है एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज भी। नॉलेज की बात हो गई। टू इंप्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स, लर्निंग स्किल हो गए, या तो लर्निंग स्किल बोल लो या फिर कोई सा भी स्किल बोल लो, ये सारे के सारे किसके अंदर है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के अंदर। क्लियर हो गया? 3H कंप्लीट हमारे। ठीक है, अब देखो एक ये तो थे सामान्य वाले, कुछ आपके साइंटिस्ट या कुछ बुक्स जो हैं इनको लेवल ऑफ द ऑब्जेक्टिव भी मानती हैं। जैसे लेवल ऑफ टीचिंग थे ना, लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं। कैसे कैसे लेवल कर दिए? प्राइमरी लेवल कर दिया, सेकेंडरी कर दिया, टर्शरी या फिर एडवांस लेवल जिसको बोला जाता है वो कर दिया। इसमें कुछ नहीं है। प्राइमरी लेवल में हम क्या कर रहे हैं? नॉलेज, स्किल, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग की बात आई, स्किल डेवलपमेंट ये। तो जहां पे आपका दिमाग और स्किल डेवलप हो गए, अंडरस्टैंडिंग होगी चीजों की, वो प्राइमरी में रखा है। तो मतलब क्या हुआ, जो आपके 3H हो गया वो हो गया यहीं पे। ठीक है, देन उसका सेकेंडरी क्या हुआ? अब जो आपने सीख लिया उसको आपने अप्लाई करना है जाके, तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हो गया। डेवलपमेंट एंड हायर थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल, रिफ्लेक्टिव, है ना। और सोशल डेवलपमेंट, तो सोशल डेवलपमेंट जो है आपकी ये सेकेंडरी में है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सोशल डेवलपमेंट जो है वो कौन से लेवल का ऑब्जेक्टिव है, तो सेकेंडरी लेवल का ऑब्जेक्टिव है। बाकी जो जितने थे आपके, नॉलेज लेना, स्किल डेवलपमेंट करना, अंडरस्टैंडिंग, ये वो सारा कहाँ है? प्राइमरी लेवल पे है। जैसे ही आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है, हायर थिंकिंग स्किल्स है, सोशल डेवलपमेंट है, वो सेकेंडरी पे गए। और टर्शरी या फिर एडवांस लेवल है, उस पर क्या हुआ? प्रेपरेशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट। तो आपका ये जो अब आपने नौकरी करनी है, तो जो टर्शरी लेवल का ऑब्जेक्टिव है नौकरी के लायक बनाना, मतलब नौकरी की तैयारी करना, तो प्रिपरेशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट ये टर्शरी लेवल का ऑब्जेक्टिव है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी ये टर्शरी है। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी ये भी टर्शरी है। एकेडमिक इंडिपेंडेंस ये भी वो है। रिसर्च स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज ये भी टर्शरी है। तो अब इसमें ध्यान देने की बात कुछ नहीं है, फालतू का नहीं पढ़ना। अब इसको सीधी सीधी सी बात है, आपको प्राइमरी सेकेंडरी याद हो गए, उसके बाद की सारी टर्शरी हैं। एक कॉन्सेप्ट ये बना के चलो, और दूसरा याद कर करना है आपने कि आपका जो ये अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन था यहाँ तक प्राइमरी था। सोशल डेवलपमेंट की बात जब हम करते हैं तब सेकेंडरी पे आ जाते हैं, सोशल डेवलपमेंट अब सेकेंडरी पे आ जाते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। आपके रिसर्च स्किल जो आएंगे वो कब आएंगे? एडवांस या टर्शरी में आएंगे। हायर थिंकिंग स्किल कब आएंगे? सेकेंडरी में। अब जो उसको अप्लाई करोगे जाके आप रिसर्च में, वो टर्शरी में आएंगे। तो एक आपने थिंकिंग स्किल पे फोकस करना है, एक रिसर्च स्किल पे फोकस करना है, ये वाली दो स्किल। और साथ में आपका सोशल डेवलपमेंट कब हुई, और आपने एप्लीकेशन कब करी नॉलेज की शुरू, और आप नौकरी के लिए कब प्रिपेयर लगे होने, ये चीज। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आपस में, इसको रटना ही पड़ेगा। एप्लीकेशन नॉलेज कब हुई और इंप्लॉयमेंट कब करी, उसके अगले में इंप्लॉयमेंट हुई। सोचना कब शुरू किया और रिसर्च करना कब शुरू किया? सोचना पहले शुरू किया, रिसर्च बाद में करी, बात खत्म। ये आपके लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव से, बस इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना। रेयरली क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, बहुत रेयरली बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर बनेगा तो सोशल डेवलपमेंट, इस पे ध्यान दें। आगे चलिए, अब ये आया आपके विशेष ऑब्जेक्टिव, बोल सकते हैं सामान्य और विशेष की बात करा था। तो सामान्य वाले तो वो थे, विशेष ऑब्जेक्टिव की बात करूं या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ, बिल्कुल इसके लिए ही, टीचिंग के लिए जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। तो इसमें 4 प्रकार की फिलहाल जो मेन है वो 4 आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन मिलेगी। इन 4 पे ही देखो, सबसे ज्यादा फेमस और इंपॉर्टेंट ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी होता है क्लासिफिकेशन, है ना, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्लासिफिकेशन। बाकी आगे गैगनीज है, सिम्पसन्स है, सोलो टैक्सोनॉमी है, ये जो जो भी है, इनको मैं कोशिश करूंगा कि ये कवर हो जाए बाद में। इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी, इनके नोट्स में आपको दूंगा, जरूर एक बार पढ़ लेना उनको। पढ़नी हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, बाद में लगा टाइम तो इसको भी करेंगे मेन, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। ब्लूम्स में देखो, पहले तो आता है कि इसका ब्लूम नाम क्यों पड़ा, बेंजामिन ब्लूम के, है ना, है ना। तो ब्लूम को बी से ब्लूम है, मतलब ब्लूम से ब्लूम है,
और बीच बेंजामिन याद रखना है बीच में, बस बेंजामिन ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है। तो ये इनके नाम पे पड़ा तो मतलब इन्होंने करा इसको डेवलप? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये अकेले नहीं थे, इनके साथ और भी थे, है ना। तो बेंजामिन ब्लूम थे, इनका नाम क्यों पड़ा इस पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की पड़ा, क्योंकि जो कमेटी बनी थी उसकी चेयरमैन थे। वही बात होती है, जो सीनियर है, जो ऑफिशियल हेड है वहां पे, तो फिर हर जगह वही होता है ना, वही क्रेडिट ले जाते हैं, तो इनके नाम पे पड़ गया। हो गया बेंजामिन ब्लूम, ठीक है। अब यहां पे है क्या, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करती किस पे है काम, देखो, सेट ऑफ 3 हायरार्कियल मॉडल्स, 3 हायरार्कियल मॉडल है इसमें, ठीक है। 3 समझ लो क्या है मॉडल। अब क्या है देखो, 3 H पे ही बात कर रहे थे हम, हार्ट, हेड और हैंड। हार्ट माने इमोशंस, हेड माने नॉलेज माइंड, और हैंड माने स्किल्स, है ना। उन पे ही देखो, ये 3 हायरार्कियल मॉडल जो हैं, उनका पहला नाम है एक कॉग्निटिव डोमेन जो है। ये जो कॉग्निटिव डोमेन है आपका, ये है आपका हेड, मतलब नॉलेज, ये है नॉलेज से रिलेटेड कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, ये है हार्ट से रिलेटेड, मतलब इमोशनल। और जो साइकोमोटर डोमेन है, ये है आपका हैंड माने स्किल से रिलेटेड साइकोमोटर। तो जो हम 3H की बात कर रहे हैं, उनकी मेडिकल टर्म्स ये हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। अब आपको जब भी पूछेगा कोई कि 3 डोमेन कौन से हैं, तो हायरार्कियल है ना ये, तो कैप से याद करना है। अगर पूछे क्रम लिखो इनका, तो CAP, कैप याद कर लिया, फिर आपको C से कॉग्निटिव, A से अफेक्टिव और P से साइकोमोटर डोमेन। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, कॉग्निटिव डोमेन जो बेंजामिन ब्लूम है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, एक तो उनके नाम पे पड़ी टैक्सोनॉमी, है ना, और दूसरा है कि उन्होंने कौन सा डोमेन जो था वो डिस्कवर किया, कौन सा डोमेन उन्होंने दिया। तो बेंजामिन ब्लूम ने पहला दिया कैप में से, सी में से कॉग्निटिव, तो मतलब नॉलेज वाला दिया, इसलिए उनको सारा क्रेडिट लेंगे, ठीक है। दूसरा इफेक्टिव डोमेन जो थे, वो डेविड कार्थोल ने दिया, कार्थोल ने, तो इसको सॉरी कार्थ नहीं, क्रैथवोल ने, ये आपने याद रखना, ठीक है, ये नाम याद रखना क्रैथवोल। और साइकोमोटर डोमेन था RH डेव ने दिया, ठीक है। यहां पे हम डिस्कस जो करेंगे RH डेव का करेंगे, अनीता हैरो का भी एक है, मतलब अनीता हैरो ने भी साइकोमोटर डोमेन दे रखा है, वो भी बहुत फेमस है, पर हम इस पे मेन जो है, मुख्य जो है, वो है RH डेव का। तो आपको साइकोमोटर डोमेन पे फोकस करना है कि 2 आते हैं, एक है अनीता हैरो, वो हम नहीं पढ़ रहे, पर है इनका भी एक RH डेव जो है, उनका हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो बेंजामिन ब्लूम, अफेक्टिव किसका हुआ, क्रैथवोल, और साइकोमोटर डोमेन किसका हुआ, डेव का, ठीक है। तो कौन सा यहां से रखना याद आपने, देव जो था वो साइको था, है ना, देव साइको था, तो साइको मोटर डोमेन किसका है, देव का है, देव का नहीं, देव का है, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन किसका है, क्रैथवोल का है, ठीक है। बस भी आपको फिर ये रहेगा याद करने के लिए, अफेक्टिव किसका है, क्रैथवोल का, ठीक है जी। वही बात है, अब कॉग्निटिव जो है नॉलेज से रिलेटेड है, अफेक्टिव जो है इमोशन से है, साइकोमोटर जो स्किल से है, वही बात बार बार हो रही है, 3 हैंड है ना, 3H वाली। अब कॉग्निटिव डोमेन देखो नॉलेज बेस्ड है, फोकस ऑन नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल स्किल्स, स्किल्स भी कैसे, बौद्धिक स्किल, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, ठीक है। और डोमेन कंटेन लर्निंग स्किल्स, तो यहाँ पे कौन से हैं, लर्निंग स्किल्स होंगे, तो ऑब्वियसली अब ये छोड़ो लर्निंग स्किल वाली लाइन, नॉलेज और इंटेलेक्चुअल स्किल पे ही फोकस कर रहे हैं। इसमें भी 6 लेवल हैं कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी के, या फिर उसको 6 लेवल ऑफ कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी बोल लो, या 6 लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन बोल लो, क्या है इसमें। देखो इसमें क्या रहता है, आपको पहले नॉलेज होती है, फिर उसको हम कंप्रीहेंस करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको सिंथेसाइज करते हैं, उसके बेस पे कुछ बनाते हैं, है ना। देन उसके बाद इवोल्यूशन, सॉरी इवोल्यूशन नहीं, इवेल्युएशन, उसका हम मूल्यांकन करते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब इसके लिए ये देखिए, ये है टैक्सोनॉमी, यहां से देखेंगे तो 6 स्टेप बताए या 6 लेवल बताए, तो पहले तो क्वेश्चन बनता है कि लोअर टू हायर अरेंज करो,
है ना। आपसे पूछा जाएगा हायर लेवल ऑफ द जो आपका ये चला है कॉग्निटिव वाला, नॉलेज वाला, है ना, इसका हायर लेवल कौन कौन से हैं। तो हायर लेवल ऊपर वाले हो गए, ये सारे इवैल्यूएशन सिंथेसिस, ये हायर लेवल हो गए डोमेन में, और सबसे नॉलेज वगैरह इसको बेसिस से हो गया, तो हायर ये लो से हाई की तरफ है। अब यहाँ पे इनके नाम याद करने हैं कि हाँ जी क्या क्या है। तो पहला रहता है नॉलेज, पहला स्टेप है इसमें नॉलेज। दूसरा है कंप्रीहेंशन। नॉलेज क्या होता है कि आपने ज्ञान लिया, ठीक है। वही बात मैं बता रहा हूँ कि जैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल की बात है कि मेमोरी लेवल में सिर्फ ज्ञान लिया, रटा उसको, कंप्रीहेंड करा हमने अंडरस्टैंडिंग पे, उसको अंडरस्टैंड करा अगले लेवल पे, कंप्रीहेंशन में उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फिर तीसरे में हमने उसको अप्लाई किया, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं कि हाँ जी ये काम हो भी रहा है कि नहीं। अप्लाई किया हमने किस पे, जो हम बोल रहे थे ना कि जी 2+2 बता दिया 10 है, या 10 तक हमने टेबल याद किया या 10 तक गिनती याद करी, उसके आगे क्या करना है, फिर उसको आगे बढ़ाया हमने, वो अप्लाई कर दिया। फिर हमने एनालाइज करना होता है कि मैंने सही किया गलत किया, कि ये जो प्रयोग है सही है गलत है, उसके प्रो एंड कॉन्स देखने होते हैं। उसके बाद एनालाइज के बाद सिंथेसिस हुआ, है ना। हमने जब एनालाइज कर लिया, प्रो एंड कॉन देख लिए, फिर हमने जो हमारे लिए बेटर लगा या लोगों के लिए बेटर लगा, उसको देख के कुछ हमने नई चीज सिंथेसाइज कर दी, एक नई चीज बना दी। फिर उसको इवेलुएट करा कि अब ठीक है ये कि नहीं है ना। तो इसको एक बार देख लेते हैं। इसको याद करने का पहले देख लो, इसके जो 6 नाम है उनको याद कैसे करना है। हाँ, CAAS, नोन केस से याद करेंगे इसको, बस याद रखना है अपने, ए 2 बार लिखना है या ए की पावर 2 कर देनी है। नोन केस है हमारा कौन सा, जो सबसे पहला कॉग्निटिव जो हमारा फंक्शन है, डोमेन है, ये कॉग्निटिव जो डोमेन है उसका जो 6 लेवल जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के हैं, वो है हमारा कि उसका निमोनिक क्या है, नोन केस है। तो नोन से नॉलेज, सी से कॉम्प्रिहेंशन जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग लेवल है जो, ए से एप्लीकेशन, ए से एनालिसिस, अप्लाई पहले करेंगे, एप्लीकेशन उसकी पहले करेंगे, फिर उस एप्लीकेशन के बेस पे बोलेंगे हमने सही किया गलत किया, वो फिर एनालाइज करेंगे। एनालाइज के बाद जब एनालिसिस हमारा ठीक हो गया, प्रो एंड कॉन्स हमें पता लग गए, फिर हमने कुछ नई चीज बनाई उसमें से जो हमने सीख रखा था, सिंथेसाइज कर दिया, फिर हमने इवेल्युएट किया उसको। उसके बाद तो केस से, एस से आपका सिंथेसिस हो जाएगा, ई से आपका इवेल्युएशन हो जाएगा। तो जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है वो 1956 में दिया गया। ये जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है ये 1956 में दिया गया, उसका 2001 में इसको फिर से रिवाइज किया गया है। अब वो रिवाइज वाला मैं पहले बाद में बताता हूँ, पहले इस पे फोकस कर लो। अब नॉलेज क्या होता है, ज्ञान होता है ना, रिकॉल डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो जो हमने क्या किया, जो इंफॉर्मेशन डाटा हमने पढ़ रखी थी उसको रिकॉल करना, एबिलिटी टू रिकॉल होता है नॉलेज। कंप्रीहेंशन क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट इज नोन। अब याद है मेरे को, जैसे मैंने कुछ श्लोक याद आ रहा है, कोई सा एक श्लोक कर लिया याद है ना, ज्ञान विज्ञान की धैर्य स्मृति स्मार्ति, ये जो है मानस टिकिता सूत्र है। अब मैंने तो रट लिया है, ज्ञान विज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति स्मार्ति। अब ये है क्या चीज, उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे को होगी, वो हो गया कंप्रीहेंशन। अब मैंने क्या करना कि इनमें से कोई एक सा भी पॉइंट उठा के, ज्ञान विज्ञान दी धैर्य कुछ उठा के किसी मानस रोगी पे अप्लाई कर दिया, ठीक है, वो हो गया उसका प्रयोग। यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशन। या फिर आपने कोई योग पढ़ा, उसको रिकॉल करा, उसमें क्या क्या घटक द्रव्य थे, घटक द्रव्य रिकॉल हो आ गए, फिर समझा आपने विरस गुण वीर्य विपाक क्या है। अब सामने जो पेशेंट बैठा है इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको दे सकता हूं, मैं दे सकती हूँ मैं कि नहीं, हाँ दे सकते हैं, हमने उसको अंडरस्टैंडिंग करके अप्लाई कर दिया, दे दिया, हो गया। देन फिर उसके बाद एनालाइज करा हमने पेशेंट को, इसको सूट की ये चीज की नहीं करी, या हमारा जो एप्लीकेशन जो हमारा एनालिसिस है वो क्या बताएगा कि हम हमारी जो हमने अंडरस्टैंडिंग की वो सही है कि गलत है, कि गलत तो नहीं अंडरस्टैंड कर लिया, इसको उल्टा असर आ जाए, उसको कॉम्प्लिकेशन हो जाए कोई, वो हमने एनालाइज करा, प्रो एंड कॉन्स, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या किया, जब हमें वो मिल गया, रिजल्ट मिल गया उन दवाइयों से, जो हमने 2-3 दवाइयां इकट्ठी करके दी उनको, फिर हमारे दिमाग में क्या आया, क्यों ना मैं एक ऐसा प्रोडक्ट ही बना दूं जो किसी ने बनाया नहीं है और इसमें रिजल्ट मिल रहे हैं, मैं इकट्ठा करता हूँ 2-3 योगों को और अपने नाम से, ब्रांड से नाम निकाल देता हूँ। तो उसने सिंथेसिस किया फिर चीज को, उसने क्रिएट ए न्यू मीनिंग या क्रिएट ए न्यू कॉन्सेप्ट या क्रिएट ए न्यू थिंग, या कोई भी नई चीज उसने बनाई, सिंथेसाइज कर ली। सिंथेसिस के बाद में फिर से ध्यान दिया कि फिर से इवेलुएट किया उसको कि ठीक है कि नहीं है ना। तो उसको लोगों को दिया, अलग अलग पेशेंट्स को, फिर उससे इंफॉर्मेशन गैदर करी, है ना, फिर जजमेंट की हमने
कि हाँ जी सही है कि गलत है, तो इवेल्युएशन लास्ट में करेंगे हम चीज की। एक तो मैंने दवाई के तरीके से आपको बता दिया, ठीक है, दूसरा मैंने आपको वैसे बता दिया कि हाँ जी कैसी कैसी चलती है। तो मेन तो ये है कि हमने मेडिकली समझ लिया तो अच्छी बात है ना। तो ज्ञान वही है कि जो हमने बुक्स में पढ़ रखा है उसको, इन्फॉर्मेशन को निकाला, फिर उसको अंडरस्टैंड करा, अंडरस्टैंड करके उसको न्यू सिचुएशन, हाँ यहां तक तो ठीक है, वो पुरानी सिचुएशन में ही देख रहे थे हम कि पहले किसी बीमारी में दे रखा है या नहीं दे रखा। एप्लीकेशन में होता है न्यू सिचुएशन में ही यूज करेंगे उसको नए तरीके से। फिर देखो यहाँ एनालिसिस है डिफरेंशिएटिंग फैक्ट्स फ्रॉम द ओपिनियन, प्रोज एंड कॉन्स। तो मतलब वही है कि अब मेरा ओपिनियन ये था कि मैंने दे दिया, अब फैक्ट है इसके लिए सही है कि नहीं है, तो फिर उसके बीच डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि मेरा ओपिनियन था ये तो मैंने तो दे दिया, अब फैक्ट क्या बोलते हैं कि देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, तो उसमें प्रो एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे हम। तो वो चीज ये होगी वैसे ही, है ना। तो ये चीज यहाँ पे होगी। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये था नोन केस से याद किया इसके हमने, नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। यहां तक तो ठीक था। फिर इसको रिवाइज किया किसने, क्रैथहोल ने और एंडरसन आगे साथ में। बस एंडरसन पकड़ लेना यहां से, बाकी तो वो जिन्होंने आपकी सेकंड लेवल दिया ना उसका ही है, क्रैथहोल का ही है ना, उन्हीं का नाम है। अब देखो यहाँ पे, और दूसरा चेंज क्या किया इन्होंने, ये जो नॉलेज है, कंप्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, ये वर्ड है नाउन, ये है नाउन। इनकी वर्ब फॉर्म यूज कर ली। नॉलेज मतलब रिमेंबर, है ना, इसका वर्ब क्या है, रिमेंबर, याद रखना। कंप्रिहेंशन होता है अंडरस्टैंड करना, एप्लीकेशन होता है अप्लाई करना, एनालिसिस होता है एनालाइज करना, है ना। बस यहां तक तो सेम किया, मतलब यहाँ नाउन था, यहाँ साइड वर्ब कर ली यूज, तो आपने बस ये इंग्लिश याद रखी है बेसिक्स। 4 लेवल तक ऐसे गए, जो आपका केस का एस ई है उसको शफल कर लिया। सिंथेसिस का अब वर्ब क्या रहेगा, क्रिएट होता है, और इवेल्युएशन का वर्ब जो है वो इवेलुएट होता है। तो बस ये है कि पहले सिंथेसिस को ऊपर कर दिया, इवेल्युएशन को पहले कर दिया, एनालाइज करने के बाद फिर से इवेलुएट करा, फिर क्रिएट करी कोई चीज। ये है नई टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का नया वर्जन क्या है, जिसमें इवेल्युएशन को पहले कर दिया और सिंथेसिस या क्रिएट को बाद में कर। तो यहां से अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैंने बोला जब जहां पे स्टेप आए वहां तो वो याद होने चाहिए, इसलिए नाम यहाँ तो आपको मैंने निमोनिक दे दिया, यहाँ पे नोन केस से याद किया। तो यहाँ पे आता है कि लोअर टू हाई, है ना, या सिंपल थिंकिंग से कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाओ, है ना, सिंप्लिसिटी से कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाती हुई ब्लूम टेक्सोनोमी को अरेंज करो। तो सिंप्लिसिटी क्या है, नॉलेज, कम्प्लेक्सिटी क्या है, इवेल्युएशन। तो नीचे से ऊपर को कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो आपने फिर नॉलेज लिख दिया, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। एक तो ये क्रम बनाया, क्वेश्चन आपका सॉल्व। क्वेश्चन पढ़ लेना है। रिवाइज्ड पूछा है कि नॉर्मल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, अगर रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लिखा है तब आपका इवेलुएट और क्रिएट में चेंज हो जाएगा। या तो क्वेश्चन तो ये तो आ गया इससे, या फिर ऐसे आता है कि एंडरसन की टैक्सोनॉमी जो है कॉग्निटिव डोमेन की, उसको अरेंज करो। तो एंडरसन किसके नाम पे पूछ लिया, साइंटिस्ट के नाम पे पूछ लिया, फिर आपको फिर से यही याद रखना है ये वाला इसमें क्या चला है। तो साइंटिस्ट के नाम और इनके बेस पे आपने ध्यान रखना है कि कैसे इसको पूछा जाता है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इसी वजह से इंपॉर्टेंट थी। तो हमारा पहला वाला हो गया, है ना, कॉग्निटिव वाले कॉग्निटिव फंक्शन हो गए, कॉग्निटिव डोमेन हो गया। अब आता है इफेक्टिव डोमेन, इमोशन बेस्ड। तो मैंने वही बताया कि जो देखते हैं वही सीखते हैं बच्चे, या हम जो देख रहे हैं वही सीखेंगे इन फ्यूचर। ये अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आता है, जो इसलिए जो देखते हैं, जैसे हम क्या करते हैं कॉलेज में, जैसे ही एंट्री होती है स्टूडेंट की, तो पहले तो वो देखते हैं, ऑब्जर्व करता है कि नया कॉलेज है, यहाँ पे कौन डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, टीचर कैसे बिहेव करते हैं, स्टूडेंट कैसे बिहेव करते हैं, है ना, पर्टिकुलर चीज के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हम जो देखते होते हैं कि मान लो कि वहां पे एक ट्रेडिशन है कि सीनियर को विश करना है, या अपने सीनियर्स के साथ जाके बैठना है, या फिर मान लो टीचर्स के पास जाके बैठना है, अपने डिपार्टमेंट की बातें, वो जो भी है बीच का जो भी सिस्टम चलता है वो सारा ऑब्जर्व करता है बंदा, ठीक है। तो वो चीज देखी और ऑब्जर्व करी, और वैसा ही बिहेव लग पड़ते हैं करने 15-20 दिन बाद कि हम भी ऐसे इनके जैसे ही बन जाते हैं, जैसा देश वैसा भेष, बन गए, ठीक है। फिर देखेंगे कि वैसा बिहेव किया मैंने जैसा बाकी कर रहे थे, तो मेरे को ज्यादा फेवर मिला कि नहीं मिला। अगर मिला तो बढ़िया है ना, फिर तो वैल्यू होगी इस चीज की।
तो वैल्यू मेरे दिमाग में बनेगी कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा फायदा है, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा लॉस है। तो एक वैल्यू बन जाती है चीज की, नहीं कि हाँ भाई ये चीज करना जरूरी है कि नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो ठीक है, अगर कर ली तो जितनी चीजें मैंने पहले सीख रखी है उनके साथ उसको भी ऐड कर दूंगा अपने दिमाग में। क्योंकि पहले मैंने सीख रखा है कि मान लो कि मैं गया हूं ऐसी जगह जहां पे रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है, एक दूसरे के साथ कुछ नहीं है, लेना देना ही नहीं है। और मैं गया हूं एनवायरमेंट से जहां पे कि दूसरों के साथ रहना चाहिए, अच्छे से दोस्त बनाने चाहिए, ये वाला मेरा टेम्परामेंट है, ये मैंने सोच रखा है। जब मैं वहां गया कि ऐसा इससे कुछ नहीं मिलेगा, लड़ाई झगड़े में सब कुछ रखा है, तो मैंने वो चीज नई चीज सीख ली, तो मेरी पुरानी भी इफेक्ट होंगी। पर फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि नहीं यहाँ के लिए ऐसा है, घर जाऊंगा तो फिर से वैसा ही है जैसा पहले सीख रखा है। तो चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया है मैंने दिमाग में, है ना। तो क्या किया इन्होंने, पुटिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज इन्फॉर्मेशन आइडियाज देन रिलेटिंग देम टू ऑलरेडी हेल्ड बिलीफ टू क्रिएट योर ओन यूनिक वैल्यू सिस्टम। तो मेरा वैल्यू सिस्टम क्या यहाँ चेंज हो गया कि मैं कैसा बन गया, दोगला। यहाँ मैं कुछ और हूं, बाहर कहीं कुछ जाके और हूं। ये मेरा बिलीफ सिस्टम तैयार हो गया एनवायरमेंट को देख के, जो मैंने देखा उससे ये हो गया। धीरे धीरे मान लो मैं वहां से निकल ही नहीं पाया, 10-15 साल वहीं रह गया, तो मेरा करेक्टर बन जाएगा, मैं वैसा ही बन जाऊंगा। कंसिस्टेंटली एक्टिंग अकॉर्डिंग टू इंटरनलाइज्ड वैल्यूज, जो मैंने आप एक सिस्टम बना लिया था दिमाग में कि यहाँ पे ऐसे रहूंगा, तो मैं तो यहीं पड़ा हूँ अब, तो फिर मेरे को उसी तरीके से बिहेव करना पड़ रहा है, और धीरे 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 वो मेरा करेक्टर ही बन जाएगा। फिर मैं जहां मर्जी जाऊं वो चीज मेरे से नहीं छूटेगी, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हुआ करेगी बार बार। तो ये हुआ कि टीचिंग जो है कि आपके इमोशन से भी कनेक्टेड है, तो आपके इमोशन जो देखते हैं वो वहां से ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए अच्छा देखने की बात होती है कि बच्चों के सामने या फिर नए जो लोग आते हैं आपके सामने, उनके सामने मिसबिहेव नहीं करना होता। ये बोलते हैं ना, ये रीजन यही है, यहां से चलती है वो चीज। अब फिर से वही बात है, 5 लेवल है इसके। अब इसके लिए फिर से वैसे याद करना पड़ेगा आपको, है ना। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। तो रिसीविंग में क्या हुआ कि पहले जो मेरे आसपास हो रहा है उसके लिए मैं वेल अवेयर हूं, अवेयरनेस है मेरे पास, और विलिंगनेस है सुनने की, तो सुनूंगा मैं, सीखूंगा कि आसपास चला क्या है। हुआ रिसीविंग, रिसीव किया, मैंने रिस्पॉन्ड किया उस चीज पे, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग टू रिक्रिएटिंग टू रिएक्टिंग टू लर्निंग। तो मैंने जो लोगों को करते हुए देखा, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, जैसे वो बिहेव कर रहे हैं सबसे, मैंने वैसा करना शुरू कर दिया, वो रिस्पॉन्ड किया मैंने। फिर वहां से एक वैल्यू बनी कि ये फायदेमंद था कि नहीं था, नुकसानदायक था, वो वैल्यूइंग हुई उसकी। अगर जो भी उसका निष्कर्ष निकला उसको मैंने अपने ऑर्गेनाइज किया अपने प्रीवियस वैल्यूज के साथ सारी चीजों को, और फिर वो मेरा करेक्टर बन गया, अगर मैं उसको बार बार रिपीट करूंगा। तो ये हो गया आपका अफेक्टिव डोमेन के स्टेप। तो स्टेप पूछे जाते हैं मेनली, ये जो इस साइड के जो मीनिंग है ये बहुत रेयर पूछे जाएंगे हमसे एनटेट में, अभी फिलहाल सेकंड पेपर में तो शायद रेयरली पूछे जाए, अगर पूछे जाएंगे तो मैंने समझा दिया आपको। बट इसके जो स्टेप हैं फिर वो याद करने हैं हमने, है ना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, आर आर वॉइस, ठीक है। तो आर आर से रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग सबको पता है, वी से वैल्यू निकाल लेंगे आप, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, आई से साइलेंट कुछ नहीं है, सी से करेक्टराइजिंग। ये आर आर वॉइस जो है कि कैसे याद हो जाएगा, ये दिल की आवाज से याद रखना, दिल की आवाज। अफेक्टिंग कहां से, इमोशन बेस्ड है, दिल से बेस्ड है, तो दिल की आवाज से याद रखना। वॉइस वाला और निमोनिक किसके आते हैं, दिल की आवाज के साथ, तो आर आर वॉइस निकाल देंगे वहां से, ठीक है। आई हटा देना है, बाकी ये इसलिए लिखवा रहा हूं मैं आपको कि वहां पे जो अरेंज द फॉलोइंग या इनमें से ढूंढो कौन सा नहीं है कौन सा है, उसमें काम आपको सिर्फ आर आर वॉइस से ही निकल जाएगा, अगर एक बार ये पढ़ लिया होगा आपने, है ना। तो ये चीज आपने 5 लेवल लिख ली यहाँ पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, साइकोमोटर डोमेन, ये स्किल बेस्ड होता है, मैंने पहले बता दिया है। इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड मोटर स्किल यूज। तो इसमें ये फिजिकल मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके 5 लेवल हैं, वो कैसे याद करने हैं आपने, आई एम पेन, है ना, इम्पान से याद करने हैं इसको। तो याद देखो, स्किल है कोई, तो किससे कर रहे हैं हम स्किल शो कर रहे हैं, पेन लिया मैंने और चाय बनाना शुरू कर दी, चाय बेचना शुरू कर दी, ये ऐसे रखो याद, स्किल हो गया डेवलप।
पैन में मैगी चाय बनाना शुरू कर दी, तो इम्पैन वाला क्या रहेगा, साइकोमोटर, स्किल वाले क्या निमोनिक है। आई से रहेगा इमिटेशन या ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या हुआ, मेंटली अटेम्प्ट टू कॉपी अ बिहेवियर, तो ये दिमाग की बात है ना। और वैसे उसको सेम चीज को वैसे ले लो, एक तूने देख देख के सीखा पहले पिछले वाले एग्जाम्पल में। अब क्या हुआ कि इसके लिए ओटी का एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर आपका कहीं का भी, ठीक है, हॉस्पिटल का लेते हैं। स्टार्टिंग में इंटर्नशिप चली, तो हम क्या कर रहे हैं, सीनियर को देख देख के सीख रहे हैं कि जी हाँ ये पट्टी ऐसे कर रहे हैं, है ना, बैंडेज ऐसे कर रहे हैं, स्टिचेस ऐसे लगा रहे हैं, इंजेक्शन ऐसे दिया इन्होंने, हमने सीखा। मेंटली हम उसको कॉपी कर रहे हैं बिहेवियर को दिमाग में, कि दिमाग में इमेज बना रहे हैं, हाँ जी ऐसे टिक करा, इसने एंगल पे रखा, ये किया वो किया, सिर्फ चला है सारा काम मेंटली, है ना। तो अटेम्प्ट टू कॉपी अ बिहेवियर, ये हमने ऑब्जर्व करके इमिटेशन करके किया, है ना। इम्पेन के यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करके मिल सकता है, इमिटेशन करके मिल सकता है, एक ही मतलब दोनों का। जैसे एम हुआ मैनिपुलेशन, तो फिर मेरे को बोल दिया सीनियर ने कि पकड़ इसको, इंजेक्शन को लगा जाके, मैं खड़ा हूं साथ में। तो मैंने उस मेमोरी के बेस पे परफॉर्म करना शुरू किया, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा पा रहा, हाथ कांप रहा है, तो इंस्ट्रक्शन जो उसका क्या है, परफेक्ट है उस काम में, मास्टर है उस काम का, सीनियर मेरे, उन्होंने हाथ पकड़ के लगवाया, वो मैनिपुलेशन, ठीक है। अब मैंने एक बार लगा लिया इंजेक्शन, फिर बार बार दिया उन्होंने लगाने को, जा लगाता रहे, तो फिर मेरा प्रिसीजन हो गया, उसमें एक्यूरेसी होगी मेरे पास, विद प्रैक्टिस मैंने उसमें प्रिसाइज कर लिया उस चीज को। देन उसके बाद आर्टिकुलेशन का देखो यहाँ पे, अब जब मैं बहुत ही प्रिसाइज हो गया हूं, तो अचीव इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी थ्रू प्रैक्टिस। तो पहले हमने एक्यूरेसी करी, फिर इफेक्टिव और एफिशिएंट, फिर मैं बहुत एफिशिएंट हो गया। एक्यूरेट होना हुआ कि मेरे को काम करने को दिया, मैंने बहुत परफेक्शन से करके पकड़ा दिया कि मैंने कर दिया। एफिशिएंट में कितना हो गया कि मेरे पास 10 पेशेंट भी है, तो 1 मिनट के अंदर सबको फटाफट इंजेक्शन लगा के मैं निकल गया, वो मेरी इफेक्टिवनेस होगी, इसमें एफिशिएंसी बढ़ गई उसी चीज में। या मेरे पास 2 पेशेंट एक टाइम पे आ गए, तो फटाफट से एक की सूचरिंग करके दूसरे की सूचरिंग पे कर दी मैंने फटाफट से, इतना एफिशिएंट हो गया उस काम में मैं। जहां बाकियों को 1 घंटा लग रहा है, मैं काम करते 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 इतना हो गया कि मैं 20 मिनट में 2 पेशेंट निकाल दिए मैंने। वो मेरा आर्टिकुलेशन हो गया, मेरी दक्षता हो गई, ठीक है। फिर नेचुरलाइजेशन, अगर ऐसे ही मैं काम करता रहा 3 साल, पीजी भी उसमें करने लग गया, तो वही चीज मेरी जो मैं बार बार कर रहा हूं, मेरा दिमाग बड़ा कोऑर्डिनेशन कर रहा है, हाथ मेरे काम कर रहे हैं, वही काम कर रहा हूं, तो मेरा वो इंटरनलाइज्ड स्किल बन जाएगा, जो मैंने क्या, एक न्यू मेथड मैंने कर लिया, जो मेरा एक कॉपीराइट क्या, मेरा सिग्नेचर स्टाइल हो गया उस काम करने का। वो नेचुरलाइजेशन हो गया, नेचर में आ गया कि मेरे हाथ में दिया, ग्लव्स पहने, फटाफट से सूचनिंग करने लगी, सूचनिंग फटाफट कर दी, हाँ जी, बात करते करते भी सूचनिंग कर रहा हूँ। और जैसे अगर देख रहा हूँ गाड़ी सिखाने की बात कर रहे हैं, तो साथ में पापा बैठे हैं, तो मैं देख रहा हूँ गाड़ी कैसे चला रहे हैं, ठीक है, ब्रेक कब लगाते हैं, है ना। पहले मेरे को दी नहीं, मान लो 10 साल, है ना, जब मेरे को बोला उन्होंने कि बैठ अब चला, तो मैं देखता रहा, मेरे को जो रिकॉल किया मैंने कैसे कैसे चलाते थे पापा, तो मैंने उसके हिसाब से, और साथ में बैठे हैं, नहीं चल रही, तो फिर वो हाथ में मतलब रोक दे रहे या फिर हैंड ब्रेक लगा दे रहे, वो तरीके मैनिपुलेशन कर रहे हैं। फिर धीरे 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 मैं चलाने लगा, तो प्रिसाइज हो गया, एक्यूरेसी होगी, कि मेरे को मोड़ काटने आ गए, मेरे को ब्रेक लगाना आ गई, टाइम सब कुछ आ गया। फिर जैसे ही हो गया, तो फिर पापा के सामने मैं शो ऑफ लग पड़ा करने, देखो अब तो मैं गाड़ी ऐसे घुमा लेता हूँ, ये चीज है ना, फिर मैं ड्रिफ्ट मार लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। देन उसके बाद वो देखना बंद किया लोगों ने, कि मेरे को डांटा नहीं किसी ने, मान लो, फिर वो ड्रिफ्ट मारना मेरा नेचर ही बन गया, तो वो ऐसा ड्रिफ्ट मैं ही मारूंगा, है ना, वो मेरा नेचर में आ गया, नेचुरलाइजेशन। तो ये चीजें आपको समझाने की कोशिश है कि दिमाग कैसे काम करता है, स्किल कैसे काम करते हैं। क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही करवाऊंगा, ये 2 कॉन्सेप्ट इसलिए लेट धीरे करवाए मैंने, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वगैरह जो है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, तो लेके चलो, अगर 100 क्वेश्चन है टेट के, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको पक्का मिलेंगे, इन 2 कॉन्सेप्ट से, ये जो आज पढ़ा है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ना। अब इस फर्स्ट यूनिट के लिए 4 या 5 दिन रखे हैं मैंने, क्योंकि बड़ा यूनिट है, स्टार्टिंग यूनिट है ना, सोचना थोड़ा वैसा हो जाता है, क्योंकि आगे 3 ऐसे यूनिट हमारे ऐसे हैं जो 1-1 दिन के हैं या 2-2 दिन के हैं, तो टाइम पूरा मैंने कर रखा है, प्लान कैसे पढ़ना है हमने। तो इसमें अभी 2 लेक्चर और लगेंगे हमारे, तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, बेस क्योंकि यही है। उसके बाद सेकंड यूनिट है, मैं बता दूंगा कितने दिनों में होगा।
इसको आप लेक्चर को लगाओ, इसका पीडीएफ में डाल दूंगा अभी, इसको पढ़ लेना आप, कल मॉर्निंग में आपको एमसीक्यू डाल दूंगा, एमसीक्यू करो। और अगर कोई डाउट आ रहे हैं उसमें, कोई चीज होता है ना कि नहीं समझ आया कि क्या था ये, तो वो पूछना है आपने, है ना। आपने मेरे को पर्सनल मैसेज करके पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है, जब मर्जी पूछो, है ना, उसके लिए सॉल्यूशन दिए जाएंगे, कोई, है ना। बाकी डाउट अगर ऐसे भी आए आपको लाइव क्लास में भी, तो आपके पास है ऑप्शन चैट का, वहां पे आप डाल दिया करोगे, यहाँ समझ नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए करते हैं इतना ही।